When Frank Bushman's moral rearmament army, फ्रैंक बुचमैन, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है, विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है। इसके बारे में विस्तार से आप थोड़ा और जानें, स्वयं गूगल करके देखें। उसकी एक संस्था थी, उसका नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। शब्द था आर्मी, फौज, सेना। वैसी सेना नहीं जो राष्ट्रों की होती है, पर युवकों की उसने एक सेना बनाई थी और उसको नाम दिया था मॉरल रीआर्मामेंट। नैतिक रीआर्म करना, ये उसका काम था, उसका लक्ष्य था। और शॉर्ट में MRA के नाम से प्रसिद्ध था। संक्षिप्त में MRA के नाम से संस्था विश्व प्रसिद्ध थी। तो when Frank Buchanan's MRA, some 200 strong, visited Madras in 1952. 1952 में MRA के लगभग 200 लोग, 200 strong people, जब मद्रास पहुंचते हैं, visited Madras, जो लोग इसके सदस्य थे, कब? 1952 में। They could not have found a warmer host in India than Gemini Studio. जब वो मद्रास आए, इस दल के लोग, जिनकी संख्या लगभग 200 थी 1952 में, तो जेमिनी स्टूडियो ने जितनी उनकी खातिरदारी की, उससे ज़्यादा खातिरदारी उनको नहीं मिल सकती थी। They could not have found, उन्हें मिल नहीं सकती थी, वार्मर होस्ट, और ज़्यादा दिलेर होस्ट। वार्म होस्ट मतलब बहुत दिलेर, दिल वाला, मेजबान। होस्ट माने मेजबान, गेस्ट माने मेहमान। जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने जिस तरीके से गर्मजोशी से उनकी खातिरदारी की, उनका स्वागत किया, ऐसा और कोई नहीं कर सकता था। होस्ट माने एज आई टोल्ड यू, मेजबान। वार्मर होस्ट मतलब गर्मजोशी वाला मेजबान। जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता। Someone called the group an international circus. किसी ने बताया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस है। सर्कस आप सब समझते हैं, किसी ज़माने में जेमिनी सर्कस हुआ करता था भारत में, बड़ा प्रसिद्ध सर्कस, जहाँ जानवरों का खेल दिखाया जाता है। अब इस तरीके के जो सर्कस हैं वो एक तरीके से लुप्त प्राय हो गए हैं या बहुत छोटे स्तर पर हैं। वैसे ऐसे सर्कस आज भी अंदरूनी इलाके में, इंटीरियर्स में, छोटे स्केल में मिलते हैं। और सर्कस के गायब होने के कई कारण हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नाउ कैप्चरिंग एनिमल इज ए क्राइम। जानवरों को बांध के रखना, खासकर जंगली जानवरों को, एक अपराध है। और इसलिए अब ऐसे जानवरों को जिनसे सर्कस चलता था, अब वो अपराध माना गया है, इसलिए सर्कस भी बंद हो चले हैं। तो लोगों ने कहा कि शायद ये जो आए हैं 200 लोग फ्रैंक बुचमैन के साथ मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के लोग, ये शायद अंतर्राष्ट्रीय सर्कस है, ऐसा शुरू में लगा। दे वेर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज, लेकिन ये लोग, ट्रेपीज मतलब वो ऐसा जाल बिछा के जिसमें खेलते हैं सर्कस वाले, उसमें कोई अच्छे नहीं थे लोग। एंड देयर एक्वाइंटेंसेस विद एनिमल वाज ओनली एट द डिनर टेबल। एक्वाइंटेंस, परिचित। देयर आर 4 एक्वाइंटेंसेस आई हैव इन रायपुर। रायपुर में मेरे 4 परिचित हैं। आई हैव नो एक्वाइंटेंस इन कनाडा। कनाडा में मेरे कोई परिचित नहीं हैं। टू बी एक्वाइंटेड विथ मतलब से परिचित होना। आई एम नॉट एक्वाइंटेड विथ कार ड्राइविंग। आई एम नॉट मच एक्वाइंटेड विथ कार ड्राइविंग। कार ड्राइविंग से मेरा ज़्यादा ताल्लुकात नहीं पड़ा है, परिचय नहीं हुआ है, अच्छे से नहीं चला सकता। यू मस्ट बी एक्वाइंटेड विथ द वेदर ऑफ दैट एरिया बिफोर यू गो देयर। वहाँ जाने के पहले वहाँ के मौसम से अपने को अच्छी तरह परिचित कर लो, जान लो, समझ लो। सो एक्वाइंटेड विथ।
सो ये लोग कोई वो जो ट्रेपीज में कोई पारंगत तो दिखे नहीं। और रही जानवरों से इनकी उसकी बात, परिचय की बात, तो जानवर से केवल ये डिनर टेबल पे इनका परिचय था, उससे ज़्यादा नहीं। दे वर नॉट acquainted with animals only at the dinner table, but they presented two plays in a most professional manner. लेकिन उन्होंने दो शानदार नाटक किए। प्ले मने नाटक, प्ले मने नाटक, खेल कूद तो है ही और प्ले का अर्थ होता है नाटक भी। टुडे आई एम गोइंग टू वॉच ए प्ले इन शहीद स्मारक हॉल। आज मैं शहीद स्मारक हॉल में एक नाटक देखने जा रहा हूं। यद्यपि जानवरों से इनका ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं था, ट्रेपीज पे भी कोई ज़्यादा इनका अनुभव नहीं था, लेकिन दो बड़े शानदार नाटक इन्होंने किए और बड़े प्रोफेशनल वे में। प्रोफेशनल तरीके से मतलब बहुत जैसे व्यावसायिक तरीके से उन्होंने ये नाटक करवाए। नाटक के नाम क्या थे? जोथन वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर। देयर जोथन वैली एंड देयर फॉरगॉटन फैक्टर रैन सेवरल शोज। उसके बहुत से शो चले। देखिए वर्ड है रैन, कहाँ से आया? रन से। रन रैन रन, रन माने दौड़ना, पर यहाँ पर चलना भी होता है। बहुत दिनों तक ये सिनेमा चला। द फिल्म शोले रैन फॉर 3 years in one talkies in Bombay without a break. शोले फिल्म 3 साल तक बॉम्बे की एक टॉकीज में बिना किसी ब्रेक के चली। इट रैन फॉर 3 years। तो रैन का मतलब दौड़ना नहीं होता, यहाँ रैन का मतलब है चलना। उतने दिन तक वो चला। और नाटक के क्या नाम थे? द फॉरगॉटन फैक्टर इन द जोथन वैली। मद्रास में इसके बहुत सारे शो हो गए। एंड अलॉन्ग विद अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी वी ऑल्सो वेंट। शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ हम लोगों ने भी उसे देखा। अलॉन्ग विथ के साथ साथ, अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, सिटीजन्स मतलब नागरिक, अन्य नागरिकों के साथ हमने भी इसे देखा। और हम लोग कितने थे? 600 लोग। हम लोगों का मतलब जैमिनी फैमिली में जो 600 लोग थे उन्होंने भी ये नाटक देखे। एंड वी सॉ दिस नाटक ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन मतलब बारंबार, याद रखेंगे। ओवर एंड ओवर अगेन मतलब बारंबार। Why are you reading this page over and over again? Why are you reading this message over and over again? तो इस मैसेज को तुम बारंबार क्यों पढ़ रहे हो? So over and over again, the message of this were usually plain and simple homilies. इस नाटक में सामान्यतया बड़ा प्लेन धार्मिक बातें थी। सिंपल होमिलीज, होमिलीज मतलब हल्की फुल्की चर्चा, थोड़ा हल्का फुल्का लेक्चर, और बड़ी सरल भाषा, वेरी सिंपल। The message of the play were usually plain and simple homilies, but the costumes and the lights were first rate. The stage was first rate. First rate मतलब A1 जिसको आप बोलते हैं, शानदार। क्या चीज़ शानदार थी? लाइट इफेक्ट, सेट का इफेक्ट और कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े। जिस कपड़ों में कलाकारों ने, नाटककारों ने, नाटक करने वालों ने नाटक किया, जिस मंच पर नाटक किया और जैसी लाइट की प्रभाव था, बड़ा शानदार था। उस मामले में ये लोग प्रोफेशनल लगते थे। तो द कॉस्ट्यूम्स आर फर्स्ट रेट, टॉप क्लास। मद्रास and Tamil drama community were terribly impressed by the scene of sunrise and sunset. मद्रास के लोग और इसके अलावा नाटक देखने वाले लोग, कई लोग होते हैं ना जो लगातार नाटक करते हैं, व्यस्त रहते हैं उसमें,
अपने को नाटक से जोड़ के रखे हैं। जैसे संगीत में, कला में, पेंटिंग में, ऐसे बहुत से लोग थिएटर में जुड़े रहते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी तादाद थी चेन्नई में। तो मद्रास के लोग और नाटक करने वाले जो बहुत से लोग थे, दे वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किस बात से? स्टेज से, कॉस्ट्यूम से, लाइट से, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव। बाकी जो नाटक के जो डायलॉग्स थे बड़े सरल थे, प्लेन थे। होमिलीज जो उसमें थोड़ा बहुत लेक्चर दे देते थे, उसमें भी कुछ मज़ा नहीं था, लेकिन स्टेज में बड़ा आनंद, बड़ा मज़ा था। तो क्या हुआ, बहुत सारे तमिलनाडु के जो नाटक हुए बाद में, एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड द सीन ऑफ सनसेट एंड सनराइज। परिणाम क्या हुआ इस नाटक का कि जो नाटककार थे, जो नाटक में रुचि रखते थे, उन्होंने आने वाले वर्षों में बहुत बार अपने नाटकों में सनराइज और सनसेट का जो दृश्य दिया, वो लगभग बुचानन की रीआर्मामेंट आर्मी के द्वारा दिए गए नाटक का ही बैकग्राउंड दिखता था। सनसेट एंड सनराइज इन ए मैनर दैट वाज जोथन वैली। तो वो सेट आखिर था क्या, क्या खासियत थी जिसने लोगों को इतना प्रभावित किया कि आने वाले समय में मद्रास के अधिकतर नाटकों में सनराइज और सनसेट का सीन डाला गया। और उसमें क्या होता था, स्टेज बिल्कुल खाली, बेयर मतलब खाली, बेयर मतलब बिल्कुल खाली, बेयर स्टेज, बिल्कुल खाली स्टेज होता था। ए वाइट ब्लैक बैकग्राउंड कर्टन, पीछे बिल्कुल सफ़ेद पर्दा, शुभ्र सफ़ेद पर्दा, स्पॉटलेस वाइट पर्दा, वेरी बिग कर्टन, एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। और बांसुरी पर एक संगीत बजता था, एक ट्यून बजती थी बांसुरी पर। फ्लूट माने बांसुरी। ये जो दृश्य था, खाली स्टेज, सफ़ेद पर्दा, लाइट्स और हल्की बांसुरी बजती हुई, ये दृश्य सनसेट और सनराइज के लिए बारंबार उपयोग किया जाने लगा चेन्नई में, मद्रास में उस समय। Some years later, I learned that the MRA was a kind of counter movement. It was some years later, कुछ वर्ष बाद, some years later, लेट से बना लेटर, कुछ वर्षों बाद, I learned, मुझे मालूम पड़ा कि MRA जो है वो एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट था। किसका काउंटर मूवमेंट? टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। इंटरनेशनल, इट वाज काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के खिलाफ होने वाला ये एक खड़ा होने वाला एक मूवमेंट था। अर्थात ये लोग कम्युनिज्म के खिलाफ थे। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक वासन सिंपली पेड इनटू देयर हैंड्स। और मिस्टर वासन, आपको याद है कौन है मिस्टर वासन? मिस्टर वासन वॉज द ओनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। मिस्टर एस वासन, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया है। तो ये मिस्टर एस वासन जैसे लोग प्लेड इनटू देयर हैंड्स, मतलब उनके घेरे में आ गए, उनके खेल में आ गए। दे प्लेड इनटू देयर हैंड। MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hand. To play into the hands of somebody मतलब किसी के घेरे में आ जाना, किसी के लपेटे में आ जाना, किसी के झांसे में आ जाना, उसे कहते हैं to play into the hands of somebody. Oh, so and so has played into the hands of the criminal. अपराधियों के झांसे में आ गया, अपराधियों के घेरे में आ गया, लपेटे में आ गया, चपेटे में आ गया। टू प्ले इन टू द हैंड्स ऑफ, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत बढ़िया फ्रेज है। सो मिस्टर वासन जैसे लोग भी MRA के झांसे में आ गए। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस। इंडीड माने वास्तव में।
मैं वास्तव में ये निश्चितता के साथ नहीं कह सकता कि ये झांसे में आने वाली बात सच है, मुझे नहीं मालूम। आई एम नॉट हाउएवर यद्यपि मैं सुनिश्चितता के साथ नहीं कह सकता दैट दिस वॉज इंडीड द केस, कि ये वास्तव में ये बात सच है। कौन सी बात? कि वाटसन उनके झांसे में आ गए और ये लोग काउंटर कम्युनिज्म के लिए आए हैं। हाउएवर दिस वॉज इंडीड द केस। For the unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remain the same. For मतलब के लिए नहीं, for मतलब यहाँ पर कुछ और मीनिंग है। अब इसको यदि हम पढ़ें तो देखिए, I am not however sure that this was indeed the case for the unchangeable aspect. For मतलब मैंने पाया क्या? अपरिवर्तनीय बदलाव, अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस। ये जो बड़े बड़े लोग थे, इनमें मैंने कोई बदलाव नहीं पाया। इनका जो एंटरप्राइज है, इनका जो अपना धंधा था, अपना काम था, वो इट रिमेन्ड अनचेंज्ड, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। MRA, नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, इनसे कोई मतलब नहीं था इनके। MRA एंड नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इनकी जीवन शैली जो है वो वैसे ही चलती रही, कोई बदलाव नहीं आया अपने काम के तरीकों में। ये आखिर बताना क्या चाह रहा है ऑथर वांट टू शो कि कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ तो रहा था और ये लोग एंटी कम्युनिज्म के नाम से आए थे, पर इसका कुछ प्रभाव विशेष नहीं दिखा। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम। जेमिनी स्टूडियो के लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय गुजरा। होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस। होस्ट करना मैंने मतलब आपको बताया, मेज़बानी करना। 200 लोगों की मेज़बानी करने में इन लोगों को बड़ा मज़ा आया। ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइज, ह्यू माने कलर, सभी कलर के लोग, ब्लैक्स, वाइट्स और अलग अलग देशों के लोग और अलग अलग हाइट के लोग जो इसके मेंबर थे, किसके? MRA के जो सदस्य थे। ऐसे 200 लोगों को होस्ट करने में, उनकी मेज़बानी करने में जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों को बड़ा मज़ा आया। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम। वाई? होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 इंटरनेशनलिटी। ये जो MRA था, इसमें लगभग 20 अलग अलग देशों के लोग थे, इसीलिए उनकी साइज़ अलग थी, अलग अलग हाइट के थे, अलग अलग शारीरिक बनावट के लोग थे, अलग अलग रंग के थे, ब्राउन भी थे, ब्लैक्स भी थे, वाइट भी थे। यानी हमको बड़ा मज़ा आया, ऐसा ऑथर का कहना है कि जेमिनी के लोगों को बड़ा आनंद आया। उस दौरान ये 200 लोगों की देखभाल करते, खातिरदारी करते, तीमारदारी करते। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. It was such a change. ये एक बड़ा अच्छा बदलाव था। किस चीज़ से बदलाव था? रोज़ भीड़ को ऑफिस बॉय के द्वारा इकट्ठा किया जाना और फिर वो ऑफिस बॉय के द्वारा क्या करना? उनके चेहरों पर, भीड़ में शामिल व्यक्तियों के चेहरों पर रंग स्लैप करना। पहले आपको बताया था कि ऑफिस बॉय का यही काम था। और ये जो सज्जन थे, राइटर अशोक मित्रन, ये कोने में न्यूज़पेपर की फाइल कटिंग करते थे, तो उनके सामने बस वही दिखाई देता था कि ऑफिस बॉय जा रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है, भीड़ को कलर मार रहा है। उस रूटीन चीज़ से ये बदलाव बड़ा
अच्छा लगा। वेटिंग टू बी स्लैप्ड, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना नहीं, यहाँ पर स्लैप मतलब होगा रंग का थप्पड़, रंग को चेहरे में लगाना। और क्यों लगाते थे रंग? टू फिल द पोर्स, चेहरे में जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों पर रंग भरना, ताकि उसके बाद जैसा बनाना है आदमी को, दिखना है, वैसा कलर उसके ऊपर लगाना। ये तो केवल पोर्स को भरने के लिए रंग लगाता था ऑफिस बॉय। तो फ्रॉम ए यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स टू बी स्लैब्ड विद द लेयर्स, thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. Makeup department के उस ऑफिस बॉय के द्वारा जो काम किया जाता था, रोज रोज भीड़ को इकट्ठा करके उन पे कलर मारना चेहरे पे, so it was a change, एक बहुत बड़ा बदलाव था, a welcome change. Now we come to the next paragraph, a turning point. यहाँ तो हुआ MRA की बातचीत, MRA की गतिविधि से कैसे प्रभाव पड़ा जेमिनी क्लब पे, जेमिनी स्टूडियो में। अब हम कहानी आगे लेते हैं। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास buzzed once and once again. We at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. A few months later, अब ये MRA के लोगों को हमने बड़ी खातिरदारी की और बड़ा मज़ा आया। कई बार इनके नाटक देखे, नाटकों का प्रभाव भी हमने समझा, लाइट और स्टेज का प्रभाव। यद्यपि नाटक में स्वयं कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं थी, मेरे लिए भी थोड़ा बदलाव था, ऑथर कहते हैं। और ऐसा कहते हुए समय निकल गया। उसके बाद जेमिनी स्टूडियो वापस अपने काम में लग गया। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर खबर आई, टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज्ड, बस मतलब हलचल होना। द रायपुर इज बजिंग विथ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। रायपुर में अब बहुत सारी गतिविधियों की हलचल पता चलती है, हलचल हो रही है। बस तो मद्रास के जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी टेलीफोन लाइनें अब लगातार खनखना रही थी, घनघना रही थी। क्यों? वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज। एक बार हमें फिर आदेश आया कि जो शूटिंग का जो स्टेज है उसे पूरा साफ करो। पहले कब आया था ये आदेश? जब MRA आया था। किस वर्ष? 1952 में। उसके मुखिया कौन थे? फ्रैंक बुचनान। कितने लोगों के साथ आए थे? 200 लोगों के साथ। क्या किया उन्होंने? 2 नाटक किए। कोई सर्कस नहीं था। शुरू में तो ऐसा लगा कि ये सर्कस है, लेकिन सर्कस नहीं था। ये लोग आए थे नाटक करने और चले भी गए। लेकिन अब फिर खबर आई कि एक और दल कोई आ रहा है, कोई और आ रहे हैं, और इसलिए भाई अपना स्टेज बिल्कुल साफ कर दो। और जेमिनी स्टूडियो को ये आदेश मिला कि यहाँ पर वो कार्यक्रम होगा। वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। एक और अतिथि के स्वागत के लिए अब तैयार हो जाओ। ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। और जब लोगों ने पूछा कि भाई कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो लोगों ने कहा कि एक इंग्लैंड का एक पोएट है, कवि है। MRA के समय में लोगों ने कहा था इंटरनेशनल सर्कस है, लेकिन निकला कुछ और। यहाँ पर अब पोएट की बात हो रही थी। एक अंतर्राष्ट्रीय, एक बहुत बड़ा पोएट आ रहा है। द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वेयर, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। जेमिनी सर्कस, जेमिनी स्टूडियो में काम करने वालों ने इंग्लैंड के तो 2 ही पोएट के नाम सुने थे, और वो कौन से थे? वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। बहुत प्रसिद्ध कवि हैं ये। वर्ड्सवर्थ इज प्रॉब्ली द मोस्ट रेड पोएट इन द वर्ल्ड।
He's written some of the best poems. आपको पढ़ना चाहिए इनकी कविताएं. And some of the best lines of Wordsworth are, you can see here. Similarly, Tennyson, Lord Tennyson. वर्ड्सवर्थ की इन लाइनों के अलावा टेनिसन की भी कुछ लाइनें बड़ी प्रसिद्ध हैं. To quote a few lines, they are here. तो हमको तो केवल दो ही कवियों के नाम मालूम थे. जब हमको पता लगा कि इंग्लैंड से कोई कवि आ रहा है और इसलिए जर्मनी स्टूडियो को बिल्कुल सजा दिया जाए, तो हम लोगों ने पता था जी कि कुछ समझ में नहीं आया. किसी ने कहा कोई कवि आ रहा है, हमको दो ही कवि के नाम मालूम थे. लेकिन जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे हमारे ग्रुप में, उनको कुछ और नाम मालूम थे. द मोर लिटरेट वंस, लिटरेट मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, उनको कीट्स के बारे में मालूम था, शेली के बारे में मालूम था, बायरन के बारे में मालूम था. थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को. तो क्या ये लोग में से कोई आ रहे हैं? पर ये तो पुराने हैं. अब कौन पोएट है? ये टेनिसन और वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन, शेली, ये तो सब गुजर चुके हैं. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट. एक आध दो ऐसे भी होंगे हमारे ग्रुप में 600 में जो शायद फेंटली मतलब बहुत हल्का फुल्का, बहुत उनको सतही ज्ञान होगा. किसके बारे में? नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट. T.S. इलियट उस कवि का नाम है. वेरी फेमस पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी. हो सकता है एक आध किसी को हम में से T.S. इलियट के बारे में मालूम हो. लेकिन हु वॉज द पोएट विजिटिंग जेमिनी स्टूडियो नाउ? पर अब कौन आ रहा है जेमिनी स्टूडियो भाई? और इस प्रकार सबके मन में ये कौतूहल था कि आ कौन रहा, कौन सा कवि आ रहा. पहली बात, कवि आ रहा है ना, ये भी एक सवाल था. क्योंकि पिछली बार सर्कस आ रहा है हमने सुना और पता लगा नाटक करने वाले लोग आए थे. तो इस बार क्या है? ही इज नॉट ए पोएट, किसी ने कहा. वो कवि नहीं है. ही इज एन एडिटर. वो संपादक है. एडिट करना मतलब संपादकीय करना, काट छांट करना, बदलाव करना. तो किसी ने कहा नहीं नहीं, वो कवि नहीं है, वो एडिटर है. दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन. इसीलिए बॉस जो है उसका बहुत शानदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं. रिसेप्शन मतलब स्वागत भोज होता है ना, शादी का रिसेप्शन आपने सुना है. टू रिसीव से बना है. रिसेप्शन शब्द जो बना है वो टू रिसीव से. टू रिसीव मतलब पाना, प्राप्त करना, किसी को पाना स्वागत में, स्वागत द्वार में, उससे बना है रिसेप्शन. सो द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन बिकॉज ही इज एन एडिटर. क्योंकि वो किसी पत्रिका का, समाचार पत्र का संपादक है. इसीलिए भाई वासन साहब जो हैं वो इतना बड़े स्तर पर उसका स्वागत करवा रहे हैं. वासन वॉज द एडिटर ऑफ पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन. वासन स्वयं भी एक बहुत चर्चित पॉपुलर तमिल वीकली के, एक साप्ताहिक पत्रिका के जिसका नाम आनंद विकातन था, उसके संपादक थे. तो हो सकता है चूंकि वो स्वयं संपादक हैं, उन्होंने इंग्लैंड से कि संपादक को आमंत्रित किया हो. लेकिन हाँ, ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास. इतना तय था कि जो सज्जन आ रहे थे वो किसी जानी मानी पत्रिका के, किसी जानी मानी अंग्रेजी पत्रिका के जो मद्रास में छपती है उसके संपादक हो, ऐसा नहीं था. बिकॉज ये तो सबको जेमिनी स्टूडियो वालों को मालूम था. दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो. So he was certainly not editor of some famous British publications in Madras. नहीं तो जर्मनी वालों को मालूम होता. Since the top men of Hindu
were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of it daily. अब देखिए गैस चल रहा है, कौतूहल तो है ही, अब सब अंदाजा लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं कि कौन आ रहा होगा, और ये क्लियर नहीं हो रहा है कौन आ रहा है, क्योंकि सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू जो है वो दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र है, अखबार है, दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध अखबार द हिंदू, और द हिंदू के लोग उसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। हिंदू के लोग उस व्यक्ति के आने की उत्सुकता दिखा रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं, मतलब आगे आगे, टू टेक इनिशिएटिव मतलब आगे आगे होना, और आगे आगे उसके स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। द सरमाइज वॉज, सरमाइज मतलब निष्कर्ष, अंदाज, निष्कर्ष, अंदाज मतलब सरमाइज। आई सरमाइज दैट he will do well. From the hard work that he has done, I surmise he will do well. जो कठिन श्रम उसने किया है उससे मुझे अंदाज है कि वह सफल होगा, अच्छा करेगा। To surmise. So और यहाँ surmise noun है। The surmise was that the poet was the editor of a daily. चूंकि द हिंदू भी एक डेली था, डेली मतलब रोज छपने वाला अखबार, रोज छपने वाले अखबार को बोलते हैं या मैगजीन को बोलते हैं द डेली मैगजीन, और साप्ताहिक जो होता है उसे कहते हैं वीकली मैगजीन, और जो 15 दिन में छपता है उसे कहते हैं क्वार्टरली मैगजीन, और जो महीने भर में छपता है उसे मंथली मैगजीन, जो 2 वीक में छपता है उसे बाई वीकली। सो दिस हिंदू वॉज ए डेली। तो किसी ने कहा जिस तरीके से हिंदू पत्रिका के लोग, हिंदू अखबार के लोग इसके स्वागत की भरपूर तैयारी कर रहे हैं इस व्यक्ति के, ऐसा लगता है कि वो आने वाला व्यक्ति भी किसी डेली अखबार का संपादक है। ये सब गेस चल रहा है, अंदाज लगा रहे हैं लोग। द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ ए डेली। लेकिन हाँ, इतना तय है कि वो मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स के एडिटर नहीं है। बहुत बड़ी मैगजीन थी मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स, बहुत विश्व प्रसिद्ध, बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं, आज भी छपते हैं। तो इतना बड़ा भी कोई संपादक नहीं है, मानो कि वो मैनचेस्टर टाइम्स का हो या मैनचेस्टर गार्डियन का हो या लंदन टाइम्स का हो। ये भी अंदाज हो गया था। That was all that even the most well-informed among us knew. बस इतना ही हम में से सबसे ज़्यादा जानने वालों को मालूम था। बस That was all, बस इतना मालूम था। That even the most well-informed मतलब जिनको सबसे ज़्यादा मालूम था इस घटनाक्रम के बारे में, उनको भी बस इतना ही मालूम था कि कोई संपादक आ रहा है, वो भी शायद किसी डेली का है, किसी समाचार पत्र का है इंग्लैंड का। लेकिन हाँ, मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स के लेवल के पत्रिका का संपादक नहीं है, और आदि दुनिया भर की बातें मद्रास में होने लगी। एट ला अभी इतनी सब भूमिका, कितनी चर्चा हो रही है। जेमिनी को बहुत सजाया संवारा गया, द हिंदू के लोग जुड़ गए। द हिंदू बहुत बड़ी पत्रिका है, बहुत बड़ा समाचार पत्र का ग्रुप है, बहुत प्रतिष्ठित है। उसके लोग भी जिसके स्वागत की तैयारी में पूरी तरह अपने को झोंक दिए, तो स्वाभाविक है मद्रास में चर्चा हो रही थी। और जैसा शुरू में ही कहा कि ऑल द फोन्स ऑफ द बिग बॉसेस वेयर बजिंग इन मद्रास में बड़े बड़े लोगों के यहाँ लगातार फ़ोन आ रहे थे, लंदन से, दिल्ली से और सब जगह से, इस व्यक्ति की यात्रा को लेकर। लेकिन कौन व्यक्ति है इसकी कोई जानकारी नहीं। इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड डिड नॉट नो। अब क्या होता है? एट लास्ट, अंततः, अराउंड 4 in the afternoon,
अंततः शाम के 4 बजे द पोएट ब्रैकेट में द एडिटर अराइव्ड, और द एडिटर, हमको तो पोएट बताया गया था लेकिन कोई लोग कह रहे थे एडिटर, संपादक, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है पोएट और द एडिटर। अराइव्ड 4 बजे वो पहुंचे। ही वॉज ए टॉल मैन, और एक ऊंचे पूरे आदमी थे। वेरी मच इंग्लिश, पूरे अंग्रेज दिखते थे, पक्के अंग्रेज थे। वेरी सीरियस, बड़े सीरियस दिखते थे। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हाँ, हम सब के लिए अनभिज्ञ व्यक्ति थे वो, अर्थात हम में से कोई उनको नहीं पहचान पाया। इतना जरूर देखे कि बड़ा सीरियस आदमी दिख रहा है वो, बड़ा ऊंचा पूरा है, पक्का अंग्रेज है, और अंग्रेजी तो बहुत अच्छी आती होगी। बैटलिंग विथ हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस। पेडेस्टल फैंस क्या होता है? और बैटलिंग विथ मतलब, बैटल माने लड़ाई, तो हाफ ए डजन पेडेस्टल फैन। पेडेस्टल फैन मतलब ऐसा पंखा जो स्टैंड में खड़ा होता है। एक तो होता है वॉल माउंटेड फैन, किनारे जो लगता है, वॉल माउंटेड फैन। एक होता है सीलिंग फैन जो छत में लगता है, और एक होता है पेडेस्टल फैन जो जिसमें लंबा डंडा होता है, उसे क्या कहते हैं? पेडेस्टल फैन। और एक होता है टेबल फैन। तो सीलिंग फैन और टेबल फैन आप सब जानते हैं, बड़ा कॉमन है। दीवार में लगने वाले पंखे को कहते हैं वॉल माउंटेड फैन, और जो जमीन में ऐसा खड़ा कर दिया जाता है उसे कहते हैं पेडेस्टल फैन। सो बैटलिंग विथ हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस, करीब आधा दर्जन अर्थात 6 ऐसे पंखे लगे थे। उसके साथ एक तरीके से थोड़ा द्वंद्व हो रहा था, थोड़ी कठिनाई भी हो रही थी। जब वो आए तो ऑन द शूटिंग स्टेज, जब स्टेज पे जब पहुँचे तो ये 6 पंखे घनघना रहे थे। द बॉस रेड आउट लॉन्ग स्पीच। 6 पंखों की आवाज़ आ रही है, उनकी हवा की आवाज़ आ रही है। अंग्रेज मंच पे आते हैं, 4 बजे का समय, और द बॉस मतलब मिस्टर वासन, जेमिनी स्टूडियो के ओनर, उन्होंने एक लंबा भाषण दिया, लॉन्ग स्पीच। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट। ऑब्वियस मतलब दृष्टिगोचर होना, महसूस होना, लगना, ऑब्वियस, दिखाई देना। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल, बहुत कम। प्रेशियस मतलब बहुत। इट इज प्रेशियस कॉस्टली, बहुत महंगा है। प्रेशियस टाइम इज वेस्टेड इन स्लीपिंग, बहुमूल्य समय सोने में गंवा दिया। इट इज़ ए प्रेशियस स्टोन, ये पत्थर जो है बड़ा महंगा है, जो हम अंगूठी में कई बार लगाते हैं, मूंग का पत्थर, डायमंड, और ये जो प्रेशियस स्टोन मतलब महंगे पत्थर। तो यहाँ पर ऑथर कहता है ही न्यू प्रेशियस लिटिल। अब यहाँ तो महंगा अर्थ नहीं होगा, प्रेशियस लिटिल मतलब बहुत थोड़ा। प्रेशियस लिटिल, आई नो प्रेशियस लिटिल अबाउट दिस फिल्म। इस फिल्म के बारे में मेरे को बहुत कम ज्ञान है। कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट जगदलपुर? वेल, आई नो प्रेशियस लिटिल अबाउट इट। क्या तुम जगदलपुर के बारे में जो कुछ बताओगे? मैं जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा अरे नहीं भाई, मैं बहुत थोड़ा जानता हूँ जगदलपुर के बारे में। सो प्रेशियस लिटिल। सो द बॉस ऑल्सो न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट। बॉस भी इस पोएट या ब्रैकेट में संपादक के बारे में ऐसा लगा बहुत कम जानते हैं, यद्यपि उन्होंने एक बड़ा लंबा भाषण झाड़ दिया। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म। जो उनका भाषण था हमारे बॉस का, वो बड़ा एक सामान्य था, जनरल टर्म, जनरल भाषण था। बट द स्पीच had here and there
वर्ड्स लाइक फ्रीडम, डेमोक्रेसी। द बॉस मिस्टर वासन ने जो भाषण दिया बड़ा लंबा था, थोड़ा बोरिंग भी था क्योंकि बड़ा सिंपल था, लेकिन हाँ बीच बीच में इट वॉज पेपर्ड विथ वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। वहाँ उस भाषण में जब तब स्वतंत्रता, लोकतंत्र ऐसे शब्द डाले गए थे। पेपर्ड विथ, पेपर क्या होता है? पेपर मतलब जो सॉल्ट एंड पेपर जो हम खाने में डालते हैं, तो पेपर्ड विथ मतलब उससे लेस। सो इट वॉज पेपर, हिज स्पीच वॉज पेपर्ड विथ सरकाज़म। उनका भाषण वो व्यंग से भरा हुआ था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर तो बड़ा सरल भाषण था। इट वॉज पेपर्ड विथ फ्यू गुड वर्ड्स लाइक डेमोक्रेसी एंड लोकतंत्र एंड फ्रीडम एट्सेट्रा, बस यही हमको समझ में आया। देन द पोएट स्पोक। इतने लंबे भाषण के बाद अब कवि महोदय खड़े हुए और द एडिटर जो भी थे वो तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि थे कौन, हैं कौन वो। लेकिन अब जब उनका टर्न आया और वो खड़े हुए, he could not have addressed a more dazed and silent audience। ऐसा लगता है कि इससे पहले कभी उन्होंने इतना शांत भीड़ और इतनी भौचक्की भीड़ को कभी भाषण नहीं दिया होगा। डेज्ड मतलब चमक जाना, आवर डेज्ड, मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। वो आवाज हक्का बक्का होकर चुप होकर बस सुन रहे थे, शांत थे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने कभी इतने शांत माहौल में भाषण नहीं दिया होगा। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो अपना बोलते चले गए। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। व्हाट मतलब क्या, किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे हैं। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। और उनका जो बोलने का उच्चारण था, एक्सेंट मतलब उच्चारण, एक्सेंट बोलने का लहजा, हर राज्य के लोगों के बोलने का अलग अलग लहजा होता है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं, बिहार में भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी बोलते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में भी बोलते हैं। लेकिन इन पांचों जगह में हिंदी की बोली जो है उसको बोलते समय एक अलग तरीका रहता है और आप समझ जाते हैं कि अरे ये तो यूपी का है, ये बिहार का है, ये मध्य प्रदेश का हो सकता है ये व्यक्ति। तो वो एक्सेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेंट। तो वो जो अंग्रेज जो बोल रहा था वो लोगों की समझ से परे था। नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। अब समझ से परे क्यों था? द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। ये जो पूरा कार्यक्रम था वो करीब 1 घंटा चला। लास्ट मतलब अंतिम नहीं, लास्ट मतलब ये समझते हो इतने दिन तक चलना। दिस यू हैव गिवन मी 5,000 रुपी, इट विल लास्ट फॉर 3 months। आपने मुझे 5,000 रुपये दिए हैं रायपुर में रहने के लिए, ये 3 माह से ज़्यादा नहीं चलेगा। सो लास्ट मतलब अंतिम नहीं। He could not have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about. The whole thing lasted an hour. ये सब पूरा कार्यक्रम जो है लगभग 1 घंटा चला। Then the poet left, and we all dispersed in utter bafflement. To disperse मतलब भंग हो जाना। Assembly is dispersed now. अब असेंबली भंग हुई, सब अपनी अपनी कक्षा में जाएं।
टू डिस्पर्स द क्राउड मतलब तितर बितर करना। तो यहां पर तितर बितर करना, भंग करना होगा कि डिस्पर्स इन बैफलमेंट, अटर बैफलमेंट। बैफल मतलब बड़ा अजीब, हम लोग सब आश्चर्यचकित हो गए, समझ नहीं पा रहे थे। बैफल्ड मतलब अचंभित, बैफल्ड मतलब पहेली नुमा एक हमारे दिमाग में आ जाना बात। वी वर बैफल्ड व्हाट टू डू, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। सो यहां पर अब हमको इन्होंने भाषण दिया, सब खत्म हुआ और हम लोग सब अब तितर बितर हुए। लेकिन कैसे? बैफल, वी वर बैफल्ड, समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये, क्या है, क्या बोला वो। इन अटर बैफलमेंट व्हाट आर वी डूइंग, और हमको लगा हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, उसका भाषण सुने, ये आदमी कौन है नहीं जान रहे हैं, इसका डिटेल्स नहीं जान पा रहे हैं, क्या बोला वो समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट आर वी डूइंग। ऑथर बोलते हैं जो स्वयं वहाँ उस घटना में थे, वो कहते हैं हम लोग को किसी को समझ में नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for simplest sort of people? ये जो पोएट है वो यहाँ स्टूडियो में क्या कर रहा है? वो स्टूडियो जो तमिल भाषा में फिल्म बनाता है, बड़ी सरल सादी जनता के लिए फिल्म बनाता है, उस स्टूडियो में इस कवि का क्या काम, उसका क्या लेना देना? What is this English poet doing in this film studio